Good morning to all. गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स रानिया की ऑनलाइन वीडियो क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम इकोनॉमिक्स बीए फाइनल का अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये टॉपिक है आर्थिक समृद्धि तथा विकास। और ये जो टॉपिक कर रहे हैं हम ये बीए फाइनल के 5th सेमेस्टर में CDLU सिरसा के सिलेबस के अनुसार शामिल है। तो ये पहला लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आर्थिक समृद्धि तथा विकास। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक देश की आर्थिक प्रगति के संदर्भ में समृद्धि तथा विकास शब्दों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। अलग विकसित देश ये आर्थिक समृद्धि तथा आर्थिक विकास के द्वारा अपनी जो उनके यहाँ समस्या होती है, सामान्य निर्धनता, बेरोजगारी, पिछड़ापन, गरीबी, तो इन समस्याओं के समाधान की तलाश करते हैं। और जो विकसित देश है वो आर्थिक समृद्धि तथा इनके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये देश अपने जो आर्थिक विकास की जो गति होती है, वृद्धि दर होती है, उसको बनाए रखना चाहते हैं ताकि अपने लोगों को और उच्चतर जीवन स्तर दे सकें। तो इस तरह से ये विकसित तथा अलग विकसित दोनों देशों के लिए, दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए आर्थिक समृद्धि तथा आर्थिक विकास एक महत्वपूर्ण शब्द है। और आप सभी जानते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट या आर्थिक समृद्धि तथा विकास, आर्थिक विकास, सामान्य व्यक्ति यदि कोई है तो उसके लिए इन शब्दों में कोई भेद नहीं होता, अर्थात वो इन दोनों शब्दों के एक ही अर्थ समझता है। परंतु अर्थशास्त्री या अर्थशास्त्र के जो स्टूडेंट है उनको इनमें भेद करना पड़ता है या अर्थशास्त्री इसमें भेद प्रकट करते हैं। तो अब पहले स्टार्ट करेंगे हम आर्थिक समृद्धि से या इकोनॉमिक ग्रोथ। आर्थिक समृद्धि या इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है ये देखेंगे। तो आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय आय अथवा उत्पादन में होने वाली दीर्घकालीन वृद्धि से है। आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय आय अथवा उत्पादन में होने वाली दीर्घकालीन वृद्धि से है। और आय अथवा उत्पादन के मूल्य में वृद्धि तब हो सकती है दो तरह से। एक, जब वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि हो परंतु उनकी कीमतें स्थिर रहे। और दूसरा, जब वस्तुओं
तथा सेवाओं की कीमतों में वृद्धि हो, परंतु उनका उत्पादन स्थिर रहे। तो इस तरह दो तरह से उनके मूल्य में वृद्धि हो सकती है। तो इसमें हम आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय पहले प्रकार के उत्पादन के मूल्य में वृद्धि से है, अर्थात जब वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि हो तथा वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतें स्थिर रहे, तो इसे हम आर्थिक समृद्धि कहेंगे। जब वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन में तो वृद्धि हो रही है, परंतु उनकी जो कीमतें हैं वो स्थिर हैं। इस प्रकार की समृद्धि को हम वास्तविक समृद्धि या रियल ग्रोथ कहते हैं। इसका तात्पर्य क्या है कि देश में वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रवाह में वृद्धि हुई है, और यदि देश की जनसंख्या स्थिर है तो वास्तविक समृद्धि का क्या अर्थ है कि प्रति व्यक्ति के लिए देश में वस्तुओं तथा सेवाओं की अधिक उपलब्धता। तो इसकी आपने अब डेफिनेशन देखेंगे आप 2-3 आर्थिक समृद्धि की। तो इसकी एक डेफिनेशन दी है प्रोफेसर मायर ने। आर्थिक समृद्धि वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी देश की प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में दीर्घकालीन वृद्धि होती है। ये डेफिनेशन प्रोफेसर मायर ने दी। आर्थिक समृद्धि वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी देश की प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में दीर्घकालीन वृद्धि होती है। तो ये परिभाषा प्रोफेसर मायर द्वारा दी गई। आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय एक और परिभाषा है पीटरसन की, है वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रति व्यक्ति वास्तविक उत्पादन में समय के साथ साथ वृद्धि हो तथा अर्थव्यवस्था की वस्तुओं तथा सेवाओं की उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि हो। ये परिभाषा है जो आर्थिक समृद्धि की वो पीटरसन द्वारा दी गई। तो इन परिभाषाओं में अब एक देखो किसको हम आर्थिक समृद्धि नहीं कहेंगे। यदि वस्तुओं के परिमाण में होने वाली आकस्मिक वृद्धि को आर्थिक समृद्धि नहीं कहा जा सकता। उदाहरण के तौर पर यदि किसी वर्ष बहुत अच्छी वर्षा होने के कारण किसी देश की अर्थव्यवस्था में कृषि उत्पादन अच्छा हो जाता है किसी एक वर्ष में, और आगे के वर्षों में वर्षा अच्छी नहीं हो तो वो कम होने लगता है, तो इसको हम आर्थिक समृद्धि नहीं कहते। आर्थिक समृद्धि एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है। इसमें उत्पादन तथा आय में लंबे समय तक वृद्धि होनी चाहिए। हाँ, हालांकि एक आधे वर्ष हो सकता है कि उत्पादन कम हो जाए, परंतु ओवरऑल लंबे समय तक आय अथवा उत्पादन में दीर्घकालीन वृद्धि होनी चाहिए।
और एक जो उपरोक्त सभी हमने परिभाषाएं की है आर्थिक समृद्धि की, तो इसमें केवल एक ही पक्ष को लिया गया है, यानी कि प्रति व्यक्ति आय का ही अध्ययन किया गया है। आर्थिक समृद्धि को प्रभावित करने वाले अन्य तत्व जैसे आय का उचित वितरण, जीवन की गुणवत्ता तथा आर्थिक कल्याण आदि की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो अभी हमने आर्थिक समृद्धि डिस्कशन की, अब देखेंगे आर्थिक विकास। इकोनॉमिक डेवलपमेंट या आर्थिक विकास, इसको देखेंगे। आर्थिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप प्रति व्यक्ति वास्तविक आय बढ़ने के साथ साथ असमानता, निर्धनता, बेरोजगारी, अशिक्षा तथा बीमारी में कमी होती है। आर्थिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप प्रति व्यक्ति ध्यान करें वास्तविक आय दो प्रकार से बढ़ती है, एक मौद्रिक आय, एक वास्तविक आय। वह प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप प्रति व्यक्ति वास्तविक आय बढ़ने के साथ साथ असमानता, निर्धनता, बेरोजगारी, अशिक्षा तथा बीमारी में कमी आती है। तो आर्थिक समृद्धि में आपने देखा था क्या था कि जिसके फलस्वरूप क्या दिखाया था, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में दीर्घकालीन या राष्ट्रीय आय में दीर्घकालीन वृद्धि होती है, परंतु आर्थिक विकास में इन समस्याओं को असमानता, निर्धनता, बेरोजगारी, अशिक्षा तथा बीमारी इनमें कमी होती है। तो इसे हम आर्थिक विकास कहते हैं। अर्थात इन समस्याओं में कमी होगी तो लोगों का जो जीवन है या आर्थिक कल्याण है वो उसमें सुधार होगा और लोगों का जीवन स्तर उच्च हो जाएगा। तो आर्थिक विकास से संबंधित अर्थ एवं परिभाषाओं से संबंधित मुख्यतः दो दृष्टिकोण हैं, वो देखेंगे।
मुख्यतः दो दृष्टिकोण प्रचलित हैं आर्थिक विकास संबंधी। दृष्टिकोण दो दृष्टिकोण हैं, एक है परंपरागत दृष्टिकोण और दूसरा है आधुनिक दृष्टिकोण। आधुनिक दृष्टिकोण, परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण, क्लासिकल व्यूज और मॉडर्न व्यूज। और ये है मॉडर्न व्यूज, क्लासिकल व्यूज और मॉडर्न व्यूज। जो परंपरागत दृष्टिकोण है उसमें वास्तविक राष्ट्रीय आय या वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि इसमें दिया गया है। वास्तविक राष्ट्रीय आय या वास्तविक राष्ट्रीय आय या वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में दीर्घकालीन वृद्धि। और जो मॉडर्न व्यूज है आधुनिक दृष्टिकोण, उसके अनुसार आर्थिक कल्याण में वृद्धि। इसमें आर्थिक कल्याण में यानी कि जो परंपरागत दृष्टिकोण या क्लासिकल व्यूज है वो आर्थिक विकास किसको मानता है? वास्तविक राष्ट्रीय आय अथवा प्रति व्यक्ति वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में होने वाली दीर्घकालीन वृद्धि को। और जो आधुनिक दृष्टिकोण है वो आर्थिक कल्याण में होने वाली वृद्धि को आर्थिक विकास मानता है। तो अब हम परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार देखेंगे। पहले आर्थिक विकास की परिभाषा इन्होंने दी है, राष्ट्रीय आय अथवा प्रति व्यक्ति आय में होने वाली दीर्घकालीन वृद्धि के रूप में की जाती है। तो परंपरागत दृष्टिकोण में डेफिनेशन है, पहले ए प्रकार की है जो डेफिनेशन, वो है राष्ट्रीय आय में वृद्धि संबंधी परिभाषाएं। इसमें राष्ट्रीय आय में वृद्धि संबंधी परिभाषाएं। परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार कुछ परिभाषाओं में आर्थिक विकास उसे कहा गया है जब राष्ट्रीय आय में दीर्घकालीन वृद्धि होती है। तो इस तरह की एक दो डेफिनेशन हम देखेंगे। पहली डेफिनेशन है मायर एंड बाल्डविन की, आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में दीर्घकालीन वृद्धि होती है। मायर एंड बाल्डविन की डेफिनेशन है, क्या है? आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में
दीर्घकालीन वृद्धि होती है। तो ये जो डेफिनेशन है परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राष्ट्रीय आय में वृद्धि से संबंधित ही होंगी। दूसरी डेफिनेशन है पॉल एल्बर्ट की, आर्थिक विकास किसी देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने के लिए सभी उत्पादक साधनों का विद्रोहन है। इसी में आगे जो थर्ड डेफिनेशन है वो है परमित चौधरी की, आर्थिक विकास से अभिप्राय दीर्घकाल तक वस्तुओं तथा सेवाओं में होने वाली वास्तविक वृद्धि से है, जिसे मूल्य वृद्धि के रूप में मापा जा सकता है। ये डेफिनेशन है प्रीतम चौधरी की, आर्थिक विकास से अभिप्राय दीर्घकाल तक वस्तुओं तथा सेवाओं में होने वाली वास्तविक वृद्धि से है, जिसे मूल्य वृद्धि के रूप में मापा जा सकता है। तो ये तीन डेफिनेशन हैं परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार। ये तीनों डेफिनेशन राष्ट्रीय आय में वृद्धि को ही दीर्घकालीन वृद्धि को आर्थिक विकास मानती हैं। पहली डेफिनेशन है मायर एंड बाल्डविन की, सेकंड है पॉल एल्बर्ट की और थर्ड है प्रीतम चौधरी की। तो इन परिभाषाओं से ज्ञात होता है कि आर्थिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा राष्ट्रीय आय में निरंतर वृद्धि होती है, परंतु यह ज्ञात नहीं होता कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है या कम हो रही है। तो इन डेफिनेशन से हमें इतना ही ज्ञात होता है कि किसी देश की राष्ट्रीय आय में निरंतर या दीर्घकालीन वृद्धि हो रही है, परंतु इस प्रकार के आर्थिक विकास की परिभाषाओं से हमें यह ज्ञात नहीं होता कि किसी अर्थव्यवस्था या देश में प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है या कम हो रही है। प्रति व्यक्ति आय का हमें कोई ज्ञान नहीं होता। एक देश की शुद्ध राष्ट्रीय आय बढ़ने पर भी क्या होता है, यदि जनसंख्या में वृद्धि राष्ट्रीय आय में वृद्धि दर से अधिक हो तो भी उस देश की प्रति व्यक्ति आय कम हो सकती है। क्या होगा, यदि किसी देश में मान लो राष्ट्रीय आय 5% दर से बढ़ रही है और उसी देश में उसी अवधि में जनसंख्या 10% उसी अवधि में 10% की दर से बढ़ रही है, तो राष्ट्रीय आय बढ़ने पर भी जनसंख्या उससे ज्यादा दर से बढ़ी, इस कारण प्रति व्यक्ति आय आधी हो जाएगी। तो यह इन परिभाषाओं से यह हमें ज्ञात नहीं होता कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है या कम हो रही है। दूसरा जो इसमें है वो है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि संबंधी परिभाषाएं भी। परंपरागत दृष्टिकोण हम कर रहे हैं, तो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि संबंधी परिभाषाएं हैं। इन परिभाषाओं में क्या होगा, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में दीर्घकालीन वृद्धि को ही आर्थिक विकास कहा जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे हम, देखो इसकी जो पहली डेफिनेशन है वो पीटरसन ने दी। आर्थिक विकास से अभिप्राय है कि समय के साथ साथ वस्तुओं तथा सेवाओं से प्रति व्यक्ति वास्तविक उत्पादन में वृद्धि हो। दोबारा देखो, आर्थिक विकास से अभिप्राय यह है कि समय के साथ साथ वस्तुओं तथा सेवाओं से प्रति व्यक्ति वास्तविक आय अथवा उत्पादन में वृद्धि हो तथा अर्थव्यवस्था की वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन करने की क्षमता में वृद्धि हो। ये पीटरसन की डेफिनेशन है। पॉल ब्रान की डेफिनेशन है, आर्थिक विकास को दीर्घकालीन प्रति व्यक्ति भौतिक वस्तुओं के उत्पादन की वृद्धि कहकर परिभाषित किया जा सकता है। यह है पॉल ब्रान की डेफिनेशन। क्या है इसमें, आर्थिक विकास को दीर्घकालीन प्रति व्यक्ति भौतिक वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि
कहकर परिभाषित किया जा सकता है। यानी कि पॉल ब्रायन के अनुसार दीर्घकालीन प्रति व्यक्ति भौतिक वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि होनी चाहिए, उसे हम आर्थिक विकास कहते हैं। मायर की परिभाषा है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय संबंधी परिभाषाएं हम कर रहे हैं। इसमें मायर ने कहा आर्थिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में दीर्घकाल में वृद्धि होती है। तो जो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि संबंधी परिभाषाएं हैं वो सभी की सभी प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में होने वाली दीर्घकालीन वृद्धि को ही आर्थिक विकास कहेंगी। तो देखो, जो मायर की परिभाषा है वो है आर्थिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में दीर्घकाल में वृद्धि होती है। परंतु मायर ने क्या किया, अपनी जो बुक प्रकाशित की थी उसके 7th एडिशन में आर्थिक विकास की परिभाषा में कुछ परिवर्तन किया। वो नई परिभाषा देखो मायर की, आर्थिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में दीर्घकाल में वृद्धि होती है। यहाँ तक वो सेम डेफिनेशन है। आगे देखो, परंतु इस शर्त के साथ कि एक निरपेक्ष निर्धनता रेखा से नीचे लोगों की संख्या में वृद्धि न हो तथा आय का वितरण अधिक असमान ना हो जाए। तो मायर ने अपनी जो डेफिनेशन है उसको 7th एडिशन में मॉडिफाइड किया। क्या मॉडिफाइड किया कि आर्थिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में दीर्घकाल में वृद्धि हो, परंतु उसने शर्त जोड़ी इसके साथ, परंतु इस शर्त के साथ कि निरपेक्ष निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि ना हो तथा आय का वितरण अधिक असमान ना हो। यानी कि आय का वितरण ज्यादा असमान ना हो जाए। आय का असमान वितरण से क्या अभिप्राय है कि धनी लोगों का धनी होना जाना और निर्धन लोगों का निर्धन होते जाना, इसे आय का असमान वितरण कहते हैं। तो इस परिभाषा के अनुसार आर्थिक विकास के 3 मुख्य तथ्य हैं। प्रोफेसर मायर की जो परिभाषा थी उसके अनुसार आर्थिक विकास के 3 तत्व हैं। पहला दिया प्रक्रिया या प्रोसेस, प्रक्रिया या प्रोसेस। इस परिभाषा में प्रक्रिया शब्द से अभिप्राय अर्थव्यवस्था में दीर्घकाल में होने वाले परिवर्तनों से है। यानी कि आर्थिक विकास एक प्रोसेस है। प्रोफेसर मायर ने जो इसकी आर्थिक विकास की प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि संबंधी परिभाषा दी, तो उसमें क्या था, पहली जो उनकी परिभाषा थी कि आर्थिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में दीर्घकाल में वृद्धि होती है। परंतु प्रोफेसर मायर ने अपनी बुक्स के 7th एडिशन में इस अपनी डेफिनेशन को मॉडिफाई किया और अब उनकी जो डेफिनेशन थी उसमें उन्होंने ऐड किया। पहले क्या थी, आर्थिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में दीर्घकाल में वृद्धि होती है, परंतु इस शर्त के साथ कि एक निरपेक्ष निर्धनता रेखा से नीचे लोगों की संख्या में वृद्धि न हो तथा आय का वितरण अधिक असमान न हो जाए। तो इस परिभाषा के अनुसार आर्थिक विकास के मुख्य 3 तत्व हैं। मायर की परिभाषा के पहला तत्व है प्रक्रिया या प्रोसेस। प्रक्रिया या प्रोसेस यानी कि आर्थिक विकास है वो प्रक्रिया शब्द से क्या अभिप्राय, अर्थव्यवस्था में दीर्घकाल में होने वाले परिवर्तनों से है और इन परिवर्तनों का प्रभाव साधनों की पूर्ति तथा
वस्तुओं की मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों पर भी पड़ता है। यानी कि आर्थिक विकास एक प्रोसेस या प्रक्रिया है, इसमें दीर्घकाल में परिवर्तन होते हैं। दूसरा जो इसका मेन तत्व है वो था मायर की डेफिनेशन के अनुसार आर्थिक विकास का प्रति व्यक्ति वास्तविक आय प्रति व्यक्ति वास्तविक आय पर कैपिटा रियल पर कैपिटा इनकम। अब प्रति व्यक्ति वास्तविक आय हम कैसे निकालते हैं, ये देखो। प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, राष्ट्रीय आय, तय कीमतों पर राष्ट्रीय आय, इसको डिवाइड करते हैं जनसंख्या से तो प्रति व्यक्ति आय निकल आती है। तो केवल और केवल राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि को हम आर्थिक विकास नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि किसी देश की या किसी देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है, परंतु उसी देश की जनसंख्या में होने वाली वृद्धि दर राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि दर से अधिक है, तो जो प्रति व्यक्ति आय है वो राष्ट्रीय आय बढ़ने के बावजूद कम हो जाएगी। तो इस तरह से ये वास्तविक प्रति व्यक्ति आय से संबंधित है कि मायर के अनुसार आर्थिक विकास हम उसको कहेंगे जिसमें वास्तविक प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही हो। और वास्तविक प्रति व्यक्ति आय हम क्या कैसे निकालते हैं, रियल पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई पी। वाई यहाँ क्या है, मौद्रिक आय या मॉनिटरी इनकम, और पी क्या है, कीमत स्तर। और थर्ड जो इस परिभाषा का तत्व है प्रोफेसर मायर की, जो है दीर्घकालीन लॉन्ग रन पीरियड की आर्थिक विकास है वो एक दीर्घकाल में होने वाली प्रक्रिया है। यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय आय में लगातार कई वर्षों तक वृद्धि होनी चाहिए और कम से कम 25 से 30 वर्षों तक इसमें वृद्धि होनी चाहिए, तभी हम उसे आर्थिक विकास कहेंगे। और एक और जो तत्व इसमें शामिल किया प्रोफेसर मायर ने कि निर्धनता तथा असमानता में वृद्धि नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से ये प्रोफेसर मायर ने ये तत्व अपनी जो 7th एडिशन था उनकी बुक्स का उसमें ये शामिल किए। तो इस जो ये डेफिनेशन हमने अभी की है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि से संबंधित जो डेफिनेशन है उनकी भी आलोचनाएं हैं क्या कि प्रति व्यक्ति आय में होने वाला परिवर्तन भी आर्थिक विकास का सही माप नहीं हो सकता, क्योंकि भारत की राष्ट्रीय आय मान लो उदाहरण के तौर पर 4 गुना बढ़ जाती है और जनसंख्या भी उसी अनुपात में बढ़ जाती है, और बर्मा की राष्ट्रीय आय मान लो 2 गुना बढ़ जाती है तथा उसकी जनसंख्या भी 2 गुना बढ़ जाती है। तो इसमें क्या होगा, ये होगा कि दोनों देशों की जो प्रति व्यक्ति आय है वो तो सेम रही, परंतु हम इसे ऐसे नहीं कह सकते कि भारत में विकास तथा बर्मा में विकास दर सेम रही, क्योंकि भारत में बर्मा से 2 गुनी ज्यादा वृद्धि हुई है। और ये जो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि है इसे संकुचित दृष्टिकोण माना जाता है, क्योंकि ये केवल और केवल एक ही पक्ष के पर आधारित है, केवल प्रति व्यक्ति आय में होने वाली वृद्धि। और एक इसकी जो मुख्य आलोचना है कि प्रति व्यक्ति आय में होने वाली वृद्धि से यह आवश्यक नहीं है कि लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि राष्ट्रीय आय बढ़ रही है परंतु उसका जो बंटवारा या वितरण है वो ज्यादा असमान हो जाए, तो इससे जीवन स्तर नहीं ऊंचा होगा। तो इसमें इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। हमने आर्थिक विकास संबंधी जो परंपरागत दृष्टिकोण है उसका अध्ययन किया, और इसके 2 टाइप थे आगे। परंपरागत दृष्टिकोण पहला था राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि को आर्थिक विकास मानते हैं, और दूसरा था प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में होने वाली वृद्धि से संबंधित। थैंक यू।